हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जहाँ पे हम आज पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पूरा बेसिक से हम बायोलॉजी आज 11th की स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अभी भी बायोलॉजी खोलिए तो बिल्कुल ना घबराए। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम थोड़ा सा सिलेबस पे नज़र डालेंगे और बेसिक मीनिंग ऑफ बायोलॉजी पे नज़र डालेंगे। उसके बाद हम आज का चैप्टर, जो आज का टॉपिक है हमारा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, स्टार्ट करेंगे। पहले हम यहाँ पे बात करने वाले बायोलॉजी आखिर होती क्या है, इस बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। जो बायोलॉजी है ये दो वर्ड से निकला है, बायो एंड लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मीन्स इन बायोलॉजी वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइफ। लाइफ के बारे में पढ़ना, लाइफ के बारे में जानना, इसी को बायोलॉजी कहते हैं। इन सिंपल टर्म्स आप बोल सकते हैं बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ के बारे में पढ़ना। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो दो मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होते हैं। एक होता है जूलॉजी, दूसरा होता है बॉटनी। अगर हम बात करें तो जूलॉजी होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स, मीन्स जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। और अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी एक ऐसा फील्ड ऑफ बायोलॉजी है जिसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये रहा बेसिक ओवरव्यू जो बायोलॉजी का। इसके बाद हम अगर बात करें, थोड़ा सा हम सिलेबस पे नज़र डालेंगे। जो 11th क्लास की बायोलॉजी का सिलेबस है उस पे हम यहाँ पे थोड़ा सा नज़र डालने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में आपको मेन 5 यूनिट्स पढ़ने हैं 11th के सिलेबस में, जिसमें पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तीसरा यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, चौथा यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी और पांचवा है एनिमल फिजियोलॉजी। और अब यहाँ पे बात करें तो हम तीसरा यूनिट पहले स्टार्ट करने वाले हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्यों? इसका ये रीज़न है क्योंकि सेल इन दोनों फील्ड्स में, चाहे जूलॉजी हो बॉटनी हो, बेसिक है। ये एक बेसिक चीज़ है, इसलिए हम इस यूनिट से ये सिलेबस स्टार्ट करने वाले। आप बेफिक्र रहे, बिल्कुल फ्रीली आपको पूरा यहाँ पे सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आप बने रहे हमारे साथ, बस सुनते जाए रहे। और थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप बस सुनते जाए जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो तीसरा यूनिट है इस बायोलॉजी में 11th की। और इस यूनिट में पहला जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो है, फर्स्ट चैप्टर जो है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हम बात करें सेल होती क्या है, पहले हम बात करने वाले लिविंग थिंग्स जो है, आखिर क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आखिर कैसे एक लिविंग थिंग लिविंग होता है और नॉन लिविंग थिंग लिविंग नहीं होता है। इसका जो मेन चीज़ है, क्योंकि लिविंग थिंग्स में सेल्स प्रेजेंट होती है इसलिए वो लिविंग होती है। ओके, इसलिए हम कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जिस्म में सेल्स है इसीलिए हम जिंदा है। लिविंग थिंग्स में सेल्स होती है इसीलिए वो लिविंग होते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स में सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है इसलिए वो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल आप सही चैनल पे आए हैं। और इस चैप्टर के बाद बेसिक ओवरव्यू ऑफ सेल बिल्कुल आपके दिमाग में फिट होगा। उसके बाद आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी जो आपको 1-2 बार घर पे रिवाइज करनी है, और ये चैप्टर बिल्कुल आपका फिनिश होगा। ओके, पहले हम देखेंगे व्हाट इज ए सेल। आखिर ये सेल होती क्या है, आखिर ये सेल, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपने बहुत बार सुना होगा, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम पूरा ये कॉन्सेप्ट ये आपको सिखाएंगे, यहाँ पे आपको समझाएंगे आखिर ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है जो सेल को कहा जाता है। आप बस आखिर तक इस लेक्चर को ज़रूर देखना, पूरा आपको यहाँ पे समझ आएगा।
अगर हम बात करें सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी की जो शेप है, सेल्स हमें शेप देती है, सेल्स हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ओके, आई होप इतना आपको समझ आया होगा जो स्ट्रक्चरल यूनिट है इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि सेल्स हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, हम कैसे दिखते हैं, हमारी शेप कैसी है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल लाइफ कहा जाता है, क्योंकि सेल्स ही हमारी बॉडी को शेप देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। उसके बाद कहा जाता है सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज मीन्ड बाय फंक्शनल यूनिट? अगर हम इसकी बात करें तो हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस होती है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, वो सेल्स ही करती है, वो सेल्स ही अंजाम देती है। इसीलिए इसको सेल को कहा जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारी बॉडी की सारी जो फंक्शंस है वो सेल्स करती है, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ऐसा आपको मैंने पहले भी बोला, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में मौजूद है वो सेल्स के बने हुए होते हैं, वो सेल्स के बने हुए होते हैं। ओके, सो फिर आते हैं दो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स हमें दिखाई देते हैं वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में। अगर हम बात करें जो लिविंग थिंग्स में टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टी सेलुलर। अभी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में खाली एक सेल प्रेजेंट हो। ओके, जो ऑर्गेनिजम्स खाली एक सेल के बने हो उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। इतना आपको आई होप समझ आया। और उसके बाद मल्टी सेलुलर जो होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। आई होप ये दो टर्म्स आपको समझ आई होगी। यूनिसेलुलर मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो खाली एक सेल का बना हुआ हो, और मल्टी सेलुलर जो काफ़ी सारे सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। उस ऑर्गेनिज्म को जो बहुत सारी सेल्स का बना हुआ हो उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ऐसे बहुत सारी सेल्स मिलती है और एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे हमारी बॉडी जो है पहले बहुत सारी सेल्स से बनते, जैसे जाइगोट बनता है, सेल डिविजन्स होते हैं और बहुत सारी सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम जो एक अच्छा टॉपिक है सेल थ्योरी पे पहुंचे, जो हम यहाँ पे समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बस सुनते रहिए। अगर आपको नोट्स बनाने तो ये लेक्चर ख़त्म करने के बाद आप इस लेक्चर को फिर से 2x पे देख के नोट्स बना सकते हैं। फिलहाल आप सिर्फ सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ और उसको समझने की पूरी कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैं आपको जो मेन पॉइंट्स है जो नीट में भी पूछे जाते हैं वो यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, और उनको भी आप यहाँ पे याद रखें। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें सेल थ्योरी क्या है? ओके, अगर हम सेल थ्योरी की बात करें, ये डिस्क्राइब करता है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ओके, सेल थ्योरी डिस्क्राइब करता है सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर और सेल की फंक्शंस। ओके, ये है सेल थ्योरी। अगर हम देखें क्या होती है सेल थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स हमें बताती है और फंक्शंस, काम क्या है सेल का, वो बताती है हमें सेल थ्योरी। ओके, अब हम देखते हैं ये सेल थ्योरी आखिर किसने दी। 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट आए, इनका नाम था शेल्डन। 1838 में, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहते हैं, 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट शेल्डन आए। उन्होंने एग्जामिन किया मनी प्लांट्स, इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स जो है एग्जामिन किया उन्हें और उनको ऑब्जर्व किया, और इन्होंने देखा सारे प्लांट्स जो है वो सेल्स के बने हुए होते हैं। मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पे शेल्डन की, उन्होंने प्लांट्स पे रिसर्च की थी, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन किया, ऑब्जर्व किया और देखा कि
ये सारे प्लांट्स सेल्स के बने हुए थे। उसके बाद दूसरे ही साल 1839 में शिवन आए। ये एक ब्रिटिश zoologist थे। इन्होंने एनिमल स्टडी किए और ऑब्जर्व किया कि जो एनिमल्स है वो भी सेल्स के बने हुए। सो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस यहाँ पे नजर आई। जो शील्डन थे उन्होंने प्लांट्स पे रिसर्च की थी और देखा जो प्लांट्स है वो सेल्स के बने। और शिवन 1839 में जब आए, ब्रिटिश zoologist थे, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने स्टडी किया कि एनिमल्स भी सेल्स के बने हुए हैं। लेकिन जो ये शिवान थे उन्होंने एक और पॉइंट यहाँ पे मॉडिफाई किया था कि ही मेंशन्ड अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। इन्होंने जो शिवान थे इन्होंने बोला था जो सेल्स होती है इनमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से होता है। अगर हम बात करें, सॉरी फॉर माय ड्राइंग, इन्होंने यहाँ पे बोला था बाहर से अगर हम देखें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल्स में, और उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो प्लांट सेल्स में होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल होता है। ओके, इसके बारे में किसने बोला था हमें? शिवान ने बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और सेल वॉल भी होता है। ओके, यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो सेल वॉल ओनली एंड ओनली प्लांट सेल्स में होता है। जो सेल वॉल है ओनली एंड ओनली प्लांट सेल्स में होता है, और जो एनिमल की सेल्स होती है उनमें सेल वॉल नहीं होता है। उनमें खाली जो आउटर लेयर ऑफ सेल्स होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। जो हम आगे पढ़ने वाले प्लांट सेल और एनिमल सेल जो हमें अलग अलग पढ़ने, फिलहाल आप इतना याद रखिए कि सेल वॉल प्लांट सेल्स में होता है और जो एनिमल सेल्स होती है उनमें खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद हम बात करें तो रडोल्फ रिचो आए 1855 में। उसके बाद जिन्होंने एक टर्म दी थी 1855 में, रडोल्फ रिचो ने ओमनेस सेलुले। अब देखेंगे हम इस टर्म का आखिर मतलब क्या है। जो ये ओमनेस सेलुले है, इस टर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नई सेल्स है वो जो पुरानी सेल्स होती है उन्हीं से बनते मीन्स जो ऑलरेडी सेल्स बॉडी में प्रेजेंट होती है वही नई सेल्स को जन्म देती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस मियोसिस। जो आगे प्रोसेस हमें पढ़नी है, फिलहाल आप इतना याद रखिए कि जो नई सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से जो ऑलरेडी सेल्स प्रेजेंट होती है उन्हीं से बनते हैं, वही उनको जनते हैं। ओके, ये किसने बोला था? रडोल्फ रिचो ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रडोल्फ रिचो, ये शेल्डन, शिवान, ये 3 साइंटिस्ट सेल थ्योरी में बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, इतना आपको आई होप समझ आया होगा कि क्या मतलब होता है ओमनेस सेलुले का, न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, आप बस सुनते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ, और बाद में आप 2x पे इस वीडियो को देख के नोट्स बना सकते हैं। फिलहाल बस आप सुनिए। अगर हम आज बात करें तो सेल थ्योरी कैसे अंडरस्टूड की जाती है, क्योंकि फुल्ली मॉडिफाइड आज है, तो आज अगर हम इस सेल थ्योरी को समझें तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अगर आपको बोलेगा कोई सेल थ्योरी डिस्क्राइब करो, आपको बस यही 3 पॉइंट्स जो है लिखने हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल्स के बने हुए होते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें, सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ। सेल्स जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, मीन्स इन्हीं से लाइफ होती है। मीन्स जिस ऑर्गेनिज्म में सेल्स प्रेजेंट होती है वो जिंदा होता है, वो अलाइव होता है, और जिसमें सेल्स नहीं होती है वो नॉन लिविंग होता है। इसीलिए सेल को कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये 2 पॉइंट्स। इसके बाद न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नई सेल्स बनती है वो अराइज करती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो ऑलरेडी सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है उन्हीं से नई सेल्स जनती है। ये 3 पॉइंट्स जो है, इन्हीं 3 पॉइंट्स से पूरी आज की जो सेल थ्योरी वो डिस्क्राइब होती है। ओके, ओनली दीज 3 पॉइंट्स। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि सेल थ्योरी अगर आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा तो आप ये मेन 3 चीज़ें, 3 पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद
हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा सेल थ्योरी जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम जो सेल सेल का थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे देखेंगे, सेल का ओवरव्यू थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। ओके, अब बने रहे हमारे साथ। थोड़ा सा हम यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और सेल को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सॉरी फॉर माई ड्राइंग, बट आप थोड़ा सा यहाँ पे काम चला लीजिए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं बेसिक जो है सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ गाइज। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए और आरएनए होता है, और सेल ऑर्गेनेलेज होते हैं। यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे जो बाहर वाली लेयर होती है, ये वाली लेयर, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। ओके, जिसको हम ये वाला सेल वॉल कहते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें, ये बीच में जो सेल के होता है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो गैप है, इसमें फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, इसको साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, इसको यहाँ पे फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म की बात करें, इसी साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइक गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइक लाइसोसोम्स है, वो सारी ऑर्गेनेलीज जो है इसी साइटोप्लाज्म में होती है। और सारी जो रिएक्शन सेल्स में होती है, जो मेन रिएक्शंस जैसे रेस्पिरेशन, बाकी रिएक्शंस होती है, वो इसी जो साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करती है। इतना आप याद रखें, आगे हम वो सारा कुछ पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखिए जो साइटोप्लाज्म, इसमें मेन रिएक्शंस होती है सारी जो सेल की। और बात करें तो सेल ऑर्गेनेलीज इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, आरएनए और क्रोमोसोम्स इसी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। आई होप आपको बेसिक ओवरव्यू ऑफ सेल समझ आया। जो बाहर वाला है ये है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होते हैं जिसको हम सेल वॉल का नाम देते हैं। और बीच में जो ये होता है इसको न्यूक्लियस का नाम दिया जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होते हैं जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। और इसी साइटोप्लाज्म में जो मेन जो रिएक्शंस होती है सेल में वो होती है। ओके, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। बेसिक ओवरव्यू ऑफ सेल आपको आई होप समझ आया होगा। आपको बस घर पे थोड़ा सा इसको रिवाइज करना है और पूरा यहाँ ये आपको क्लियर होगा। अगर हम बात करें उसके बाद यहाँ पे, तो सेल्स आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज। अगर हम बात करें जो डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट सेल्स होती है, उनको अपना हिसाब से डिफरेंट शेप और साइज की सेल्स पाई जाती है। सेल्स का डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो आरबीसीज होती है, रेड ब्लड सेल्स, इनका अगर हम देखें तो ये राउंड और बाइकनकेव होती है आरबीसीज। अगर हम बात करें वाइट ब्लड सेल्स की तो ये एमीबाइड शेप की होती है। अगर हम बात करें कॉलमनर इप्थीलियल सेल्स की तो ये लॉन्ग एंड नैरो होती है। अगर हम बात करें नर्व सेल्स की तो ये ब्रांचड एंड लॉन्ग होती है। अगर हम बात करें उसके बाद लास्ट में मीजोफिल सेल्स की तो ये राउंड एंड ओवल शेप की होती है। आपको पता है जो आरबीसीज ये हमारे ब्लड में पाई जाती है, वाइट ब्लड सेल्स भी ब्लड में आप जानते हैं, और कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स ये हमारे स्किन में होते हैं। वैसे ही नर्वस सिस्टम में जो है यहाँ पे नर्व सेल्स होती है जो ब्रांचड एंड लॉन्ग होती है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद कल के लेक्चर में हम सेल टाइप्स देखेंगे, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है और यूकैरियोटिक सेल्स होती है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कैसा इनका शेप होता है, और क्या मेन डिफरेंस खासकर आपको जो याद रखनी है यहाँ पे, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप
बी हैप्पी एंड टेक केयर। अगले लेक्चर में आप आई होप सभी ज्वाइन करेंगे और ये वाला चैप्टर उस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।